मैं शुक्रिया अदा कर रहा था सीगल का, तक्षशिला का और दिल्ली पब्लिक स्कूल का कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से चर्चा के इस सिलसिले को जारी रखा है। यह तजुर्बा भी बहुत अच्छा है जो इस बार किया जा रहा है, जैसा मुझे बतलाया गया, और ये पहला तजुर्बा है जिसमें विद्यार्थी और अध्यापक एक साथ बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं कुछ विषयों पर। यह मुश्किल प्रयोग है, यह मुश्किल तजुर्बा है, इसलिए कि अमूमन हम सारे लोग जो अध्यापक हैं और अलग अलग जगह पढ़ाते हैं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, यहां बैठे लोगों में से ज्यादातर हमारे जो सहकर्मी हैं या कोलीग्स हैं वे स्कूल में पढ़ाती होंगी या पढ़ाती होंगी, इसलिए कह रहा हूं कि अब शिक्षक को पढ़ाती होंगी ही कहना चाहिए, पढ़ाते होंगे नहीं कहना चाहिए। और बाकी जो पुरुष शिक्षक हैं उनको शामिल समझना चाहिए, यानी यूनिवर्सल जेंडर अब से भी मैस्कुलिन नहीं, और ये पुरुषों को मान लेना चाहिए। तो खासकर अध्यापन के पेशे में, और इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्यों कोई पेशा, किसी पेशे का जेंडर कैसे बदलता है, उसका अर्थशास्त्र क्या है, उसका समाजशास्त्र क्या है, और जिसको बहुत प्रगतिशील माना जाता है, क्या वो वाकई प्रगतिशील है या नहीं है, या यह एक भ्रम दिया जाता है, बुलावा दिया जाता है कि ये प्रगतिशील है क्योंकि देखिए स्कूलों में अब जितनी अध्यापक हैं वे सब महिलाएं हैं। या मैं जिस विश्वविद्यालय में हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय, उसमें जब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आएंगी तो आपको बहुत सारी लड़कियां दिखलाई पड़ेंगी। ये ज्यादातर लड़कियां कहाँ हैं? ज्यादातर लड़कियां जिसे आप ह्यूमैनिटीज कहते हैं उनमें, उसके बाद वो सोशल साइंसेज में हैं। लेकिन जैसे ही आप हमारी आर्ट्स फैकल्टी से आगे जाते हैं, यानी साइंसेज की फैकल्टी में जाते हैं, और उसके बाद दिल्ली के एक दूसरे इलाके में आप चले जाते हैं, मैं उत्तर दिल्ली में हूं, दक्षिण दिल्ली में अगर आप जाते हैं और आईआईटी पहुंचते हैं, तो आपको दिखलाई पड़ता है कि यह अनुपात बदल गया है। क्यों बदला है, कैसे बदला है? इसका अर्थशास्त्र होगा, इसके पीछे कोई राजनीति भी होगी, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। लेकिन यह पूरी चर्चा जो दरअसल एक दूसरी बड़ी श्रृंखला का हिस्सा है, और मैं अगर गलत नाम नहीं ले रहा हूं तो वो हिस्ट्री फॉर पीस या हिस्ट्री इन पीस फॉर पीस है, शांति के लिए इतिहास। और ये बहुत मानीखेज शीर्षक है, अमन के लिए इतिहास, क्योंकि इतिहास के उपयोग कई प्रकार के हैं और इतिहास हमारे लिए अर्थ कैसे हासिल करता है, इतिहास का क्या करना चाहते हैं आप, इतिहास से क्या हासिल करना चाहते हैं। और यह जो सीरीज है या श्रृंखला है जो पिछले कई वर्षों से चल रही है, कोलकाता में और दूसरी जगहों पे, मैं पिछली बार जब शामिल हुआ था तो पुणे में शामिल हुआ था और फिर कोलकाता में, तो इसका मकसद बहुत साफ है कि हम अमन के लिए इतिहास का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इससे किसको ऐतराज हो सकता है, लेकिन इसमें एक दूसरी बात उठती है, वो ये कि इतिहास का दूसरी वजहों से भी इस्तेमाल हो सकता है, और वह है बदअमनी फैलाने के लिए या हिंसा फैलाने के लिए। और पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अक्सर इतिहास का इस्तेमाल दूसरे कारण से किया गया, यानी बदअमनी फैलाने के लिए या हिंसा फैलाने के लिए। मैं हिंदी का पाठक हूं, हिंदी साहित्य का, अदब का, और हमारे एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं प्रेमचंद, इनका नाम आप जानते होंगे। प्रेमचंद के वक्त ही एक दूसरे बड़े लेखक हुए थे जिनका नाम शायद कुछ कम लोग जानते होंगे, लेकिन हिंदी पढ़ने वाले जरूर,
उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद तकरीबन एक ही वक्त लिख रहे थे, लेकिन जयशंकर प्रसाद की दिलचस्पी इतिहास में बहुत थी, इतिहास में भी थी, और जिसे आप मिथक कहते हैं या माइथोलॉजी कहते हैं उसमें बहुत थी। तो उन्होंने ऐसे नाटक लिखे, बहुत सारे जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर या माइथोलॉजिकल एपिसोड्स को लेकर लिखे गए नाटक थे। और प्रेमचंद उनसे कहते थे कि ये इतिहास के गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, क्योंकि प्रेमचंद को जो खदशा था, जो उस वक्त भी सही साबित हुआ और बाद में तो और भी हुआ, वो ये कि इतिहास दरअसल हम किसी इतिहास के रूप में कबूल करते हैं, हम उसे ही इतिहास के रूप में कबूल करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और हम उसके लिए तर्क भी खोज लेते हैं और एक गढ़ा हुआ इतिहास भी खोज लेते हैं, और जो हमें अच्छा नहीं लगता है उसके खिलाफ भी तर्क खोज लेते हैं, और उसके खिलाफ भी हम बहुत सारे प्रसंग भी खोज लेते हैं। और यह दोनों तरफ से हो सकता है। तो फिर तय कौन करेगा कि कौन सा इतिहास ठीक है, कौन सा इतिहास ठीक नहीं है? और अगर एक व्यक्ति आके कहे कि मैं तय करूंगा या मैं तय करूंगी, फर्ज कीजिए, और अब तय करने वालों का भी जेंडर स्क्रीनिंग होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर इतिहास के बारे में कोई किसी को तय करने की अथॉरिटी दी जाए तो वो रोमिला थापर होंगी, तो उसका भी जेंडर अब फेमिनिन है तय करने वाले का। तो लेकिन रोमिला थापर अगर आ जाए, जिनका तकरीबन 70 बरस का तजुर्बा है इतिहास को लेकर काम करने का, तो एक दूसरा शख्स खड़ा हो सकता है, मैं आपकी बात क्यों मानूं, मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगती, और मैं आपकी बात से मैं जो करना चाहता हूं उसमें बाधा बढ़ती है, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं। इसलिए इतिहास इतना सीधा मामला नहीं है, उससे कैसे पेश आए। और इसी वजह से यह जो पहलकदमी है सीगल की कि अमन के लिए इतिहास, उसमें हमने अपने लिए मकसद तय कर लिया कि हम दरअसल हम क्या चाहते हैं, किस तरह से जीना चाहते हैं। हम अमन के साथ जीना चाहते हैं, और चूंकि हम अभी अमन के साथ जीना चाहते हैं, इसलिए इतिहास को भी हम उसी मकसद से पढ़ना चाहते हैं और किसी मकसद से नहीं पढ़ना चाहते हैं। इतिहास में बहुत सारी बातें होंगी जो हमारी पसंद की नहीं होंगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पहले जो लोग गुजरे, जो हमारे पहले लोग हो गए, जिन्हें हम अपने पुरखे कहते हैं, और हमारे पुरखे जरूरी नहीं कि जो इस जमीन पर पैदा हुए वही हमारे पुरखे हों। हमारे पुरखे अफ्रीका में भी हो सकते हैं, हमारे पुरखे ऑस्ट्रेलिया में और लैटिन अमेरिका में, जो भी हमारे पहले हुए वो सब इस इंसानियत की, अगर आप एक साझा इंसानियत की बात करते हैं तो साझा इंसानियत के साझा पुरखे हैं। क्या हम ये कहेंगे कि आइंस्टाइन हमारा पुरखा नहीं था? क्या हम कहेंगे कि मैडम क्यूरी हमारी पुरखा नहीं थी? वो हमारी पुरखिन थी मैडम क्यूरी। या हम कहेंगे फ्रांसिस बेकन हमारे पुरखे नहीं थे? वो हमारे पुरखे थे। ये सारे लोग थे, और इसलिए उन सब ने जो किया, एक तरह से उसकी विरासत हमारे पास है, अच्छा और बुरा सब, और सबके लिए हम जवाबदेह हैं। तो इस साझापन का तस्वुर, इस साझापन का ख्याल हम सबके दिमाग में होना चाहिए। जो साझापन, ये जो जमीनी बंटवारा है, भौगोलिक बंटवारा है, इस भौगोलिक बंटवारे के आर पार जाता है। मेरी पत्नी कुछ वक्त पहले अजरबैजान गई थी, और उन्होंने वहां से मुझे फोन किया और कहा कि मैं अजरबैजान और ईरान की सीमा पर खड़ी हूं, सरहद पर, और ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। ये ईरान है और ये अजरबैजान है, क्योंकि दोनों की जमीन में कोई फर्क नहीं है, और अगर आप ऊपर से देखें तो दोनों मिले हुए ही नजर आएंगे। तो ये जो रेखाएं हैं हमने खींची हैं, अलग अलग वक्त ये रेखाएं बदलती रहती हैं, लेकिन ये पूरी कायनात, ये पूरी इंसानियत एक तरह से साझा है, और इसलिए
हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये ख्याल उनका है और यह ख्याल हमारा है। पंडिता रमाबाई ने कुछ सोचा तो पूरी दुनिया की औरतों की तरफ से सोचा, या सावित्रीबाई फुले ने कुछ सोचा। उसी तरह जैसा मैंने कहा कि यूरोप में अगर कोई दार्शनिक, वो कार्ल मार्क्स हो या पॉपर हो या कोई और हो, आप जब दर्शन पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आपके सामने कांट का नाम आएगा, इमैनुअल कांट। और इमैनुअल कांट के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो हमारे दार्शनिक नहीं है, वो हमारे भी दार्शनिक हैं। तो पहले तो यह ख्याल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया में जो कुछ भी सोचा समझा जा रहा है वह सब कुछ सबके लिए है और सबकी तरफ से सोचा समझा जा रहा है। ये बिल्कुल इत्तेफाक है कि वो दुनिया के किस भौगोलिक कोने में वह ख्याल पहले पैदा हुआ, उसकी अपनी वजह हो सकती है। आज मुझे जो जिम्मा दिया गया है यहाँ जिस विषय पर बात करने का, और वह विषय है हम साथ मिलकर कैसे रहें, हाउ टू लिव टुगेदर इन डेमोक्रेसीज और इन ए डेमोक्रेसी। और इसमें पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ करना चाहता हूं कि जो बात मानकर हम चल रहे हैं वो ये कि वी वांट टू लिव इन डेमोक्रेसीज और वी वांट टू लिव एज डेमोक्रेसी, हम ये मान के चल रहे हैं। इस पर भी बहस हो सकती है। क्यों आप जनतंत्र में ही रहना चाहते हैं? क्यों आप चीन जैसे मुल्क में नहीं रहना चाहते? क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी मजाक उड़ा रही है आज दुनिया के सारे जनतंत्रों का कि आपका जनतंत्र आखिर कैसा जनतंत्र है, क्योंकि वह डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बना देता है। आपका जनतंत्र बोल्सोनारो को एक जगह का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना देता है। पोलैंड का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो है वह जनतंत्र के जरिए आया है, चुनाव के जरिए आया है। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि ऐसे जनतंत्र को लेकर हम करें क्या जिसमें लोग, जैसे अभी ब्राजील में चुनाव हुए, बोल्सोनारो हारे और लूला जीते, और आपने लूला के जीतने के बाद उनका जो पहला भाषण था वो सुना होगा, जिसमें लूला बहुत भावुक हो गए, रोने लगे। और क्यों रोने लगे? ये कह के रोने लगे कि मैं चाहता हूं कि ब्राजील का हर शख्स कॉफी पी सके, दिन का खाना खा सके और रात का खाना खा सके। ये इतनी बड़ी बात हो गई है कि चिले का, ब्राजील का जो मुखिया है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और वो रो पड़ा ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अगर यह कर पाऊं तो शायद मेरा जीना सार्थक हो जाए। फिर भी हम क्यों जनतंत्र या जमहूरियत या डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं? क्यों अभी भी अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद ये दुनिया का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है? और ये शायद इसलिए माना जाता है कि जनतंत्र में यह ख्याल पैबस्त है, यह ख्याल उसमें है कि जनतंत्र में हर शख्स को अपने ढंग से रहने और जीने की आजादी है। स्कूलों में जनतंत्र की एक हिसाब से स्कूलों में जनतंत्र को सीमित किया जाता है, जब स्कूल में यह कहा जाता है कि आप सब यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, और स्कूल में उसके बाद दूसरी जो निरंकुशता होती है वो ये कि स्कूल के जब टीचर्स कहते हैं कि आपकी स्कर्ट की जो हेमलाइन है वो कहाँ जा रही है, आप उसको लंबा करें, और जब टीचर लड़कियों के बाल पीछे खींचकर बांध देती है, कहती है कि बहुत ज्यादा खुले हुए हैं और फैले हुए हैं। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं स्कूलों में। और उसके बाद जैसे मेरी बेटी ही घर आकर कहती थी कि खुद तो लिपस्टिक लगा के आती है और खुद बाल रोज शैम्पू करके और खुले हुए आती है, और मेरे बाल पकड़ के खींच दिए उन्होंने पीछे। तो यह जो
वह कहती है, या आप में से ज्यादातर लोग कहते हैं, कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि अरे लड़कियों की आप ड्रेस देखिए, जैसे दिल्ली के एक स्कूल में अचानक उसने ड्रेस बदली, और ड्रेस क्या थी, पहले स्कर्ट और उसके बाद देखा कि ट्राउजर्स हो गए लड़कियों। तो मैंने पूछा प्रिंसिपल से, किया क्यों आपने? उन्होंने कहा इस झंझट से बचने के लिए किया कि स्कर्ट की लंबाई कितनी और फिर मोजे का क्या करेंगी लड़कियां। तो ये सारी फिक्र कि किसको किस तरह रहना है, किसको किस तरह जीना है, उसको अनुशासित कीजिए, उसको नियंत्रित कीजिए, उसको काबू में लाइए। और इसीलिए हर विद्यार्थी इंतजार करता है कि कब 12वीं खत्म हो और कब वो कॉलेज में पहुंचे। तो जब वो कॉलेज में पहुंचेगा तो वो शॉर्ट्स पहन के भी आ सकता है और आ सकती है, और टी शर्ट पहन के भी आ सकती है, और वो एक कान में बाली पहन के आ सकती है, या 2 रंग की चप्पल पहन के आ सकती है। कॉलेज में शायद ही कोई अध्यापक हो, और अगर वो ऐसा करेगा तो उसके जैसा मूर्ख अध्यापक कोई नहीं होगा जो ये कहे कि आपने 2 रंग की चप्पल क्यों पहनी। उसे एक करारा जवाब मिलेगा जो ठीक 1 साल पहले वह छात्र अपने स्कूल के टीचर को नहीं दे पाते। इसलिए हम जैसे लोग जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्कूल टीचर्स को बहुत ईर्ष्या की निगाह से आप देखिए इनकी अथॉरिटी कितनी है और हमारी अथॉरिटी तो 0 है। हम क्लास में किसी से नहीं कह सकते कि अरे आपने ये जो टी शर्ट पे एक बिना बटन लगाए हुए फहराते हुए शर्ट आप पहन के बैठे हुए हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये हम सवाल नहीं कर सकते। अगर बहुत मोटा मोटी तौर पर कहा जाए तो डेमोक्रेसी यही है। यह सवाल करने का हक किसी को नहीं है कि आप ऐसे क्यों बैठे हैं, आपने अपने बाल यूं क्यों काटे हुए हैं और यूं क्यों संभाले हुए हैं, और आपने अपना सर ढका है या नहीं ढका है। यह सवाल करने का हक किसी को नहीं है, यानी मेरी जिंदगी में दखल देने का हक किसी को नहीं है। मोटा मोटी तौर पर डेमोक्रेसी या जनतंत्र का एक अर्थ यह है, यह हमें बहुत अधिक आजादी देता है, हमें अपने अंदाज में जीने की आजादी देता है। और यह अंदाज बहुत महत्वपूर्ण है। इंसान के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो अंदाज है। और इसका उदाहरण आपको अभी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा मिल रहा है तो वो ईरान में मिल रहा है। ईरान में लड़कियां क्या कह रही हैं या औरतें क्या कह रही हैं कि आप हमसे हमारा अंदाज नहीं छीन सकते। मैं अपने बाल कैसे रखूं, अपने बाल ढकूं या न ढकूं। और आप देख रहे हैं कि ईरान में अब औरतों की हिम्मत और उनका साहस इतना बढ़ गया है कि वे धर्म गुरुओं से बहस कर रही हैं सड़क पर, दूसरी जगह। और अब उनका विद्रोह इतना बढ़ गया है कि वे धर्म गुरुओं की पगड़ियां भी उछाल रही हैं। मैं ये कहूंगा कि यह कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन आखिर यह 40 साल के दमन का नतीजा है, जिसमें अगर एक लड़की एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आती तो एक गार्ड या एक जत्था इसकी निगरानी करने के लिए खड़ा होता कि उसने बुर्के के नीचे हाथ जो उसके झांक रहे हैं कहीं उस पर नेल पॉलिश तो नहीं लगी है नाखून, और कभी भी उसे पकड़ कर ले जाया जा सकता था यह देखने के लिए कि उसने नेल पॉलिश लगाई है कि नहीं लगाई है, और नेल पॉलिश लगाए होने की हालत में उसको सजा दी जा सकती थी। आपको यह पता है कि यह सजा कुछ महीना पहले माशा अमीनी को दी गई, पिटाई की गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई, और उसके बाद ही यह विद्रोह खड़ा हुआ है। किस्सा होता ये कि डेमोक्रेसी या जनतंत्र हमें इसलिए अच्छा लगता है कि वह हमें अपने तरीके से जीने की आजादी देता है। इसलिए उसका बुनियादी लफ्ज है आजादी, और दूसरा अपना अंदाज, जिसका मतलब है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअल
और इंडिविजुअलिटी। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। हम सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, हम सब इंसान हैं, लेकिन हम सब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं या अलग अलग व्यक्ति हैं, दो लफ्ज हैं, एक है व्यक्ति और दूसरा है इंसान। इंसान के तौर पर हम सब एक हैं, लेकिन व्यक्ति के तौर पर हम सब अलग हैं। और डेमोक्रेसी का चैलेंज ये है, उसकी चुनौती ये है कि वो इन दोनों के बैलेंस को, संतुलन को कैसे बना के रखे। यानी इंसानों के तौर पर हमें एक कैसे रखे और इंडिविजुअल्स के तौर पर हमें आजादी कैसे दे। और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंसानों के तौर पर जब एक रखने की बात आती है तो वे सवाल उठते हैं कि सामूहिक तौर पर कलेक्टिवली आपका रहने का तरीका क्या होगा। स्कूल तय करता है यूनिफॉर्म, दूसरी जगह दूसरी चीजें तय करती हैं, समाज कुछ और तय करने लगता है। मसलन भारत एक चीज है, भारतीय एक कलेक्टिविटी है, भारतीयों के तौर पर हम सब एक हैं, लेकिन सिख के तौर पर, मुसलमान के तौर पर, हिंदू के तौर पर, जैन के तौर पर, ईसाई के तौर पर, और ईसाइयों में भी इतने सारे सेक्ट्स हैं, उनके तौर पर हम सब अलग हैं। उसके बाद हम मर्द हैं और औरत हैं, और हम ये जानते हैं कि मर्द औरत के अलावा भी एक पूरी कैटेगरी है जिसको आप जानते हैं LGBTQR, एक बहुत बड़ी कैटेगरी। तो इसलिए सेक्सुअलिटी की इतने सारी ओरिएंटेशन। तो आप भारतीय हैं, एक कलेक्टिविटी हैं, तो फिर आप भारतीय की तरह जीने का कोड क्या हो? क्योंकि हर समाज कोडिफिकेशन करने की कोशिश करता है। भारतीय की तरह जीने का कोड क्या होगा? क्या भारतीय की तरह जीने का कोड ये होगा कि जब मैं यहां एक तिरंगा झंडा लगा दूं तो आप सब खड़े हो जाएं, मैं यहां खड़े होकर जन गण मन गाने लगूं और आप सारे लोग खड़े हो जाएं सावधान में? क्या इससे पता चल जाएगा कि आप भारतीय हैं? और अगर आप में से दो लोग नहीं खड़े हुए तो क्या आपको भारतीय की श्रेणी से निकाल दिया जाएगा, या क्या आपको जेल में डाल दिया जाएगा, या आपकी पिटाई की जाएगी? ये सवाल है, और यह सवाल अलग अलग वक्त उठता रहता है। इसलिए किसी भी समाज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि एक कलेक्टिविटी के तौर पर, एक सामूहिकता के तौर पर व्यक्ति एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती है। यानी हम एक साथ कैसे रह सकते हैं, साथ साथ कैसे रह सकते हैं, हाउ टू लिव टुगेदर, एक साथ कैसे रहें। और यह सवाल जब हमने किया तो फिर एक दूसरा सवाल उठ के खड़ा होता है कि जब हम कहते हैं कि हम एक साथ मिलकर कैसे रहें, तो ये हम कौन है? साथ मिलकर कहां रहना है? उसकी कोई बाउंड्री है, उसकी कोई सीमा है साथ मिलकर रहने की? वह क्या है? जब तक ये पता नहीं चले कि हमें कहां साथ मिलकर रहना है, वह कौन सी जगह है, जब तक हम उसको तय नहीं करते हैं, तब तक साथ मिलकर रहने के तरीके भी हम कैसे निकालें? यह एक सवाल है। और यह सवाल हम सारे लोग जो 2022 में यहां बैठे हुए हैं, इस वक्त हम ये सवाल जब कर रहे हैं तो दुनिया में अलग अलग जगह की घड़ियों में अलग अलग बज रहा होगा सब कुछ, लेकिन आप जानते हैं कि आप यहां जो कुछ सोच रहे हैं उसका असर कनाडा पर भी पड़ेगा, उसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, उसका असर यूरोप और अफ्रीका पर भी पड़ेगा। आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। इसलिए हम कहां रह रहे हैं, इसमें कहां को तय करना बहुत जरूरी है। ये कहां क्या है? ये कहां क्या लुधियाना है? ये कहां क्या पंजाब है? ये कहां क्या हिंदुस्तान है? ये कहां क्या साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया? ये कहां एशिया है,
उसको बंद कर दीजिए, सॉरी। सॉरी, ये कहाँ क्या साउथ एशिया है, क्या है? और यह सवाल पिछले दिनों पूछा कनकमणि दीक्षित ने। कनकमणि दीक्षित का नाम यहाँ बैठे लोग ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। वे नेपाल के बड़े पुराने पत्रकार हैं और पूरी दुनिया में बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है। कनकमणि दीक्षित ने यह सवाल क्यों किया और कनकमणि दीक्षित के सवाल से हमारे सवाल का क्या रिश्ता है? कनकमणि दीक्षित ने कहा कि भैया, ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने के बाद हिंदुस्तान में जो खुशी छा गई है, और खासकर पंजाब में, और वे सारे लोग जो दावा करने लगे हैं कि ऋषि सुनक हिंदुस्तानी है, पंजाबी है, तो और कुछ लोग कहते हैं हिंदू है, ऋषि सुनक भी कहते हैं हिंदू है, और उनकी ससुराल भी हिंदू है, ये भी आप सबको पता है। तो कर्नाटक वाले बहुत खुश हैं, वो तो हमारा दामाद है, नारायण मूर्ति जी का। लेकिन कनकमणि दीक्षित ने बहुत गंभीर प्रश्न उठाया, जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जो दावेदारी है कि वो भारतीय है, इस दावेदारी के पहले हिंदुस्तानियों को कुछ सोचना चाहिए। वो ये कि आखिरकार ऋषि सुनक के जो पुरखे थे वो इस भारत से नहीं गए थे, जिस भारत में अभी आप कह रहे हैं, वो गुजरांवाला से गए थे 1935 में जब उनके पुरखे निकले, उनको इसका इम्कान नहीं था कि गुजरांवाला कहां होगा, पाकिस्तान में होगा या हिंदुस्तान में होगा। गुजरांवाला क्या हिंदुस्तानी पंजाबियों के लिए एक याद रह जाएगी कि वो उनका पंजाब था, या वो हिंदुस्तान में हो। तो इसलिए जब ऋषि सुनक की बात करें तो क्या ये बेहतर नहीं होगा, यह उन्होंने कहा, कनकमणि दीक्षित कह रहे हैं, कि हम कहें कि वो दक्षिण एशियाई थे। तो आप क्या उनके, आप जब ओरिजिन को देखने जाते हैं, ये अच्छा है बुरा है अभी हम इस पर नहीं जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब आप ये तय करना चाहते हैं तो क्या भारत कह के आप बहुत सीमित नहीं कर रहे हैं, और क्या आपको दक्षिण एशिया नहीं कहना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो और दूसरे मुल्क भी शामिल हो? यह सवाल बहुत अहम है। यह सवाल जब अमेरिका में कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हुई तो हिंदुस्तान में कौन कौन खुश हुआ? हिंदुस्तान में तमिल ब्राह्मण खुश हुए। तमिल ब्राह्मण ने कहा हमारी लड़की है, लेकिन कमला हैरिस ने कहा कि आई एम ब्लैक, मैं काली औरत हूं। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं दक्षिण एशियाई हूं। उनके पिता एशिया के नहीं थे, उनकी मां तमिल थी, लेकिन उनके पिता कहां के थे, यह सब आपको पता है। तो फिर कमला हैरिस ने अपने लिए जो पहचान आइडेंटिटी सामने की वो थी ब्लैक आइडेंटिटी और साउथ एशियन आइडेंटिटी। यह आइडेंटिटी उन्होंने सामने की। तो इसलिए जब हम कहां तय करते हैं, यह कहां तय करना, हम कहां रह रहे हैं, हम कहां के हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न से जूझे बिना हम आगे नहीं निकल सकते कि हम जो यहां बैठे हुए हैं, और पंजाब, खासकर जब मैं पंजाब आता हूं तो मैं पंजाब के गांवों में घूमते हुए मैंने देखा है कि बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों का कहां, ये वे 5वीं क्लास में ही तय कर देते हैं। उसके लिए वे अपनी जमीनें बेच देते हैं, उसके लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि वो कहां यहां नहीं है, वो कहां कनाडा में है, वो कहां ऑस्ट्रेलिया में है। तो पंजाब कहां है फिर? पंजाब क्या लुधियाना में है?
या पंजाब कनाडा में भी है, या पंजाब ऑस्ट्रेलिया में भी। इसको डिलिमिट कर लें, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसको डिलिमिट कर लें। उसके बाद जब हम को तय कर लें, आइडेंटिफाई कर लें कि हम कौन है, यानी हम सिर्फ सिख नहीं है, हम सिर्फ हिंदू नहीं है, हम सिर्फ मुसलमान नहीं है, हम सिर्फ ईसाई नहीं है। आप यहां जो कुछ भी करते हैं उसका असर हर जगह होगा, उसकी प्रतिक्रिया हर जगह होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम तो सिर्फ साहब यहीं पर है, क्योंकि वो फैला हुआ है, दूसरी जगह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अभी आपको ये पता चला होगा, मुझे पता नहीं आपने ये खबरें पढ़ी कि नहीं, अभी 3 रोज पहले एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दुनिया भर के मुल्क इकट्ठा हुए और दुनिया भर के मुल्क इकट्ठा होकर इस बात पर विचार कर रहे थे कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स की क्या स्थिति है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसका हक आपको किसने दिया? हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसमें बताने वाला हमें हॉलैंड कौन होता है, इसमें बताने वाला स्विट्जरलैंड कौन होता है, इसमें बताने वाला नामीबिया कौन होता है। और अगर आप इसकी खबर पढ़ेंगे अखबारों में और दूसरी जगह, तो आपको यह पता चलेगा कि एक के बाद दूसरे मुल्क ने हिंदुस्तान को नसीहत दी कि आप अपने यहां ह्यूमन राइट्स ठीक कीजिए, है ना, आप अपने यहां माइनॉरिटीज से बर्ताव ठीक कीजिए, आपके यहां ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को आप जेल में डाल रहे हैं, कश्मीर में आपने पत्रकारों को जेल में डाल रखा है, आप इसको ठीक कीजिए। तो इसका अर्थ यह है, और मैं पहली बात पे लौट रहा हूं, कि आप यह कह के नहीं निकल जा सकते कि नहीं साहब हम तो बस यहां हैं और आपको बोलने का हक नहीं है। तो यह दायरा, इस दायरे को भी हम समझें, और यह इस हम में भी सिर्फ आप नहीं, यह हम भी काफी बड़ा है, यानी दूसरे लोग भी आपके प्रति कुछ जिम्मेवारी महसूस करते हैं और आपसे भी कुछ जिम्मेवारी मांगते हैं। तो जब हिंदुस्तान जैसे, एक और घटना का मैं जिक्र करूंगा जो 4 साल पहले हुई, आप उस घटना के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जब अमेरिका में एक काले आदमी को एक गोरे पुलिस वाले ने उसके गर्दन पे अपना घुटना रख के और उसको पकड़ा और वो दम घुटने से मारा गया। उसके बाद पूरे अमेरिका में विद्रोह खड़ा हो गया और एक पूरा सेंटेंस आपने सुना होगा या स्लोगन सुना होगा, ब्लैक लाइव्स मैटर। उसके बाद अमेरिका में एक लहर चली, ब्लैक लाइव्स मैटर, और आपने वो चित्र भी देखे होंगे जो चित्र अमेरिका से आए और वो हिंदुस्तान के लिए बड़े हैरत अंगेज चित्र थे, क्योंकि उन चित्रों में और उस वक्त एक दूसरी चीज भी आपने देखी होगी, वह थी घुटने पर लोग बैठ रहे थे, उसको कहते हैं गिव योर नीज। तो यानी लोग घुटने पर बैठकर वह जो उस पुलिस ऑफिसर ने किया उसके लिए माफी मांगते, और घुटने पर बैठने वालों में अमेरिका की पुलिस वाले भी थे और गोरे पुलिस वाले भी थे, जो जब विरोध प्रदर्शनकारी सामने खड़े होते थे तो उनके सामने पुलिस वाले घुटने पर आ जाते। यह चीज पूरी दुनिया में फैल गई और उस वक्त जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुए, उन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में ये चित्र देखे गए कि दूसरी दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सन्स ने घुटने पर आकर अपनी सॉलिडारिटी जो अमेरिका के काले लोग थे उनसे जताई। अब यह अमेरिका कह सकता था यह तो हमारा मामला है, आप कौन होते हैं, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं कहा। ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर पूरे यूरोप में लाखों लोग सड़क पर उतरे, हिंदुस्तान में लोग नहीं उतरे। हिंदुस्तान के फिल्मी अभिनेताओं ने ट्वीट किया और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन्स ने भी ट्वीट किया, ब्लैक लाइव्स मैटर। और ये बहुत अच्छी बात थी, किसी ने अमेरिका से ये नहीं कहा कि तुम कौन होते हो ब्लैक लाइव्स मैटर कहने वाले, ठीक। उसी तरह 2 साल पहले हिंदुस्तान में एक और घटना हुई, उसका रिश्ता पंजाब से बहुत गहरा है। वह घटना क्या थी? पंजाब से चलकर
हजारों हजार किसान दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच किया। हजारों किसानों उनको दिल्ली की सरहद पे रोक दिया गया। आपको ये पता चला होगा कि जब उन्होंने दिल्ली कूच किया तो पंजाब से जैसे ही वो निकले हरियाणा पहुंचे तो उनकी सड़कें खोद दी गई। आपको ये मालूम हुआ होगा कि बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए। तो किसान, पंजाब के किसान तो पंजाब के ही किसान ट्रैक्टर लेके चल रहे थे और क्रेन लेके चल रहे थे और उन्होंने बोल्डर्स हटा दिए और किसानों ने अपने हाथ से गड्ढे भर दिए और वो दिल्ली की सरहद पर पहुंचे। लेकिन फिर दिल्ली की सरहद की नाकेबंदी कर दी गई और किसान वहां बैठे और आपको ये पता है 1 साल से ज्यादा बैठे। जब पंजाब के किसान वहां बैठे, ठंड में बैठे, मुझे याद है कि यह शुरू हुआ था शायद अक्टूबर नवंबर में और तुरंत ही ठंड आ गई थी और हम जब टिकरी और सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर गए तो हम देखकर हैरान थे कि लोग इरादा करके आए हुए हैं कि ये लोहड़ी नहीं, अगली लोहड़ी और उसकी अगली लोहड़ी भी हम नहीं मनाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हम ये कहेंगे। उस वक्त एक बहुत मशहूर गायिका है और नर्तकी है, आप ज्यादा लोग उनका नाम जानते होंगे, उसका नाम है रियाना। आप जानते हो उनका नाम। दूसरा एक स्पोर्ट्स पर्सन है जो हमारे वक्त की थी और आपने शायद नाम सुना हो क्योंकि अभी भी वो सेलिब्रिटी है, उनका नाम है मार्टिना नावरातिलोवा, टेनिस प्लेयर। तो रियाना ने किसानों के पक्ष में ट्वीट किया। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि उन्होंने किसानों के पक्ष में ट्वीट किया। उसी तरह मार्टिना नावरातिलोवा ने भी किसानों के पक्ष में ट्वीट किया। उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार टूट पड़ी। उसने कहा यह साजिश है, रियाना को जरूर 20 लाख मिलियन डॉलर कहीं से मिले हैं। तब उसने ट्वीट किया। अमेरिका की सरकार ने नहीं पूछा कि हिंदुस्तान के अभिनेताओं ने ब्लैक लाइव्स मैटर जब ट्वीट किया तो उनको कितने लाख करोड़ मिले। लेकिन जब एक विदेशी, हिंदुस्तान के लिए एक विदेशी गायिका ने हिंदुस्तानी किसानों की हमदर्दी में एक ट्वीट किया तो हिंदुस्तान की सरकार ही नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग ये कहने लगे तुम्हें क्या मतलब, और तुम बोल रही हो इसका मतलब साजिश है। उनको छोड़ दीजिए। बैंगलोर की कुछ आपकी ही उम्र की एक नौजवान लड़की जिसका नाम है दिशा रवि। दिशा रवि का नाम भी सुना होगा आपने। दिशा रवि ने किसानों के पक्ष में ट्वीट किया। दिशा रवि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, ये सारे लोग जानते हैं। जब दिशा रवि ने किसानों के पक्ष में ट्वीट किया, रियाना को तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, मार्टिना नावरातिलोवा को तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। दिल्ली की पुलिस फौरन उड़कर पहुंची और उसने दिशा रवि को दबोचा और दिल्ली ले कहा कि ये तो एक बहुत बड़ा टूल किट है, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है दिशा रवि जिसकी मुंबई है। और मुंबई में दिशा रवि के साथ जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने किसानों के पक्ष में ट्वीट किया, उनके घर भी पुलिस पहुंची और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो दिल्ली की पुलिस क्या कह रही थी या हिंदुस्तान की सरकार क्या कह रही थी? हिंदुस्तान की सरकार कह रही थी कि भाई किसानों के मामले में आप कौन, आपका क्या लेना देना? किसानों का हम अलग है, आप अलग हैं, लेकिन आप किसानों के मामले में बोल रहे हैं, इसका मतलब ही कोई साजिश है, क्योंकि आप अपने दायरे से निकल ही कैसे रहे? दिशा रवि किसानों को मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मिले ना मिले, इससे दिशा रवि की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? दिशा रवि के 2 जून की रोटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा रवि के रहन सहन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दिशा रवि किसानों को लेकर चिंतित क्यों है? इसका मतलब कोई साजिश है। दिशा रवि अपने हम को सिर्फ अपने हम तक क्यों नहीं सीमित करती है? वो क्यों वहां से आगे बढ़ना चाहती है? क्यों किसानों से रिश्ता बनाना चाहती है? और दिल्ली में जो लोग, मैं अपने तजुर्बे से आपको बता सकता हूं, दिल्ली में अचानक कुछ लोगों के पास फोन आने लगे पुलिस के
और पुलिस वाले पूछने लगे कि आप सिंघू बॉर्डर जाने वाले हैं? मैं सिंघू बॉर्डर जाने वाला हूं, इससे आपका क्या लेने देना? हिंदुस्तान का संविधान है, वो मुझे कहीं भी आने जाने की आजादी देता है। लेकिन हमने अखबारों में देखा कि कुछ पब्लिक एक्टिविस्ट के घरों पर पुलिस पहुंच गई, उसने ड्राइंग रूम में डेरा डाल दिया और उसने कहा कि आप अपने घर से निकलकर सिंघू बॉर्डर नहीं जा सकते। वो वहां बैठी रही, बिन बुलाई मेहमान, दरवाजा खटखटाया और चूंकि पुलिस है वो आके ड्राइंग रूम में जम गई और बैठ गई और उन्होंने कहा कि अब हमें चाय पिलाइए, आप नहीं जा सकते। तो आप नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि आप अपने घर का दरवाजा पार करके दूसरों से कैसे मिल सकते हैं? आप अपने हम का दायरा बढ़ाना क्यों चाहते हैं? तो यह सवाल हमारे सामने हमेशा आता है कि यह हम कौन है, हम का दायरा क्या है, हम का दायरा कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा, उसमें कितने लोग शामिल होंगे। मैं यहां जब बोल रहा हूं हम, तो मैं किसकी तरफ से हम बोल रहा हूं और मुझे हम बोलते समय कितनी सावधानी बरतनी है। जैसे मैं बोलता हूं हमारे यहां तो ऐसा होता है ना, यहां खड़ा होकर अगर मैं बोलूं हमारे यहां ऐसा होता है, तो मैं किसकी तरफ से बोल रहा हूं? और अगर मैं कुछ बोलता हूं तो मैं उसमें कितने लोगों को साथ लेता हूं और कितने लोगों को अलग कर देता हूं। तो इसका अर्थ ही है कि हम बोलने के पहले आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी इस तरह आती है कि आपको इस बात की सावधानी रखनी है कि वो हम बहुत बड़ा हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें और आप ये कह सकें यहां खड़े होकर कि मेरे भीतर एक कमी है, वह मेरी शिक्षा की कमी हो सकती है, मेरे अनुभवों की कमी हो सकती है कि इस हम में इस हॉल के सारे लोग शामिल हैं। यह कहने की मॉडेस्टी, यह कहने की विनम्रता मुझे होनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं यहां खड़ा होकर आज बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहूं हम, और मैं आपसे कहूं आप इसमें शामिल क्यों नहीं, यानी मैं आप ही पर आरोप लगाऊं कि आप इसमें शामिल क्यों नहीं है, अपने आप से सवाल करने की जगह। इसलिए पहले तो इस यहां पर और इस हम पर हम लोगों को बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर इसकी परिभाषा क्या होगी, इसको तय कैसे करेंगे। और उसके बाद यह सवाल आएगा कि हम साथ मिलकर कैसे रहें, क्योंकि जब यह सवाल हमारे सामने होगा और इससे हम जूझेंगे कि इस हम में कौन कौन होगा, तब हमें वह तरीके निकालने पड़ेंगे कि साथ मिलकर रहने का मतलब क्या है। यानी साथ मिलकर रहने का मतलब यह है कि जैसा मैंने कहा कि एज कलेक्टिविटी वी आर वन बट ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट, तो यू शुड फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड इन योर ओन डिफरेंस। आप जिस तरह से अलग हैं उस तरह अलग दिखने में आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए और आपको कोई उलझन नहीं होनी चाहिए और आपको कोई डर नहीं लगना चाहिए। इस कमरे में अगर बैठकर किसी को भी एक खास ढंग की पोशाक पहनने में डर लगने लगे तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है और इसका मतलब इस पूरी कलेक्टिविटी को कुछ करने की जरूरत है जिससे वो कंफर्टेबल फील कर सके। तो जब साथ मिलकर रहने की बात होती है तो ये सावधानियां, इन सावधानियों की जरूरत हमारे सामने आ जाती है। एक घटना जिसका जिक्र मेरे एक दोस्त ने किया, स्कूल से जुड़ी हुई घटना है। उनके पास फोन आया कि ऐसा है कि पिछले दिनों तो पैंडेमिक था और बहुत कुछ हो नहीं पाया और अब तो बहुत ज्यादा हमें काम करना है, तो हमें पीटीए मीटिंग करनी है और पीटीए मीटिंग इस रोज होने वाली है और वह दिन था ईद का।
और उन्होंने कहा कि आई नो इट्स ईद एंड आई नो इट्स बिग फेस्टिवल फॉर यू, बट देयर आर ओनली 2 kids who celebrate Eid, and the rest of the kids, you know. So the only date we have, without interfering with the rush schedule of our school, and the person who was asking this question was obviously very polite, very civil, very civil. And she was asking this parent, would you mind if we do it on this day? So what response was she expecting? अगर दूसरा response हो, would it have been rude on the part of the parent to have responded in this manner to this gentle query? What is the option before that day? Option is to agree. Why? Because she is in absolute minority. और उसको ये कहा जा रहा है, देखिए हमारे पूरे स्कूल में तो 99 लोग मनाते नहीं हैं, इसलिए आज ही पीटीए कर लेते हैं, तो आप आए। इस सवाल में जो इनसेंसिटिविटी है और इस सवाल में जो एक इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बावजूद सारे अच्छे इंटेंशन के, कुछ मुसलमान लड़कियां पहन सकती हैं, सब पहने जरूरी नहीं, लेकिन जो कुछ पहन सकती हैं वे अपनी मर्जी से पहन रही हैं, अपने मां बाप की मर्जी से पहन रही हैं, चूंकि ऐसा ही होता चला आया है उनके यहां, इस वजह से पहन रही हैं। ये जानना भी जरा मुश्किल है, उनमें से हर किसी से बात करके ही जाना जा सकता है। लेकिन इन सारे सवालों को एक किनारे कीजिए। 3 लड़कियां हिजाब पहनते इस कमरे में आना चाहती हैं। इस कमरे में क्या उलट फेर हो जाएगा या क्या उथल पुथल हो जाएगी अगर वो 3 लड़कियां हिजाब पहनकर यहां आए? स्कूल ने कहा यूनिफॉर्म, लड़कियों ने कहा आपने जो शलवार कमीज कही है हम उसी रंग का हिजाब पहनेंगे, और हिजाब सिर्फ सर ढकता है और गला ढकता है। कहा गया कि नहीं, यह स्कूल का कायदा नहीं है। तो फिर जो एक सवाल किया गया वह सवाल यह था कि क्यों नहीं है स्कूल का कायदा, और स्कूल ने कहा स्कूल ऐसी जगह है जो सेक्युलर है, इसलिए स्कूल में रिलीजियस सिंबल्स लेके नहीं आया जा सकता। यह सवाल अदालत में उठा। जब अदालत में उठा तो लड़कियों के वकील ने कहा कि लेकिन साहब पगड़ी पहन के सिख तो आते हैं, आप उन्हें तो नहीं रोकते। तो जज साहब ने कहा आप उनसे तुलना मत कीजिए अपनी, वो मामला बिल्कुल अलग है। अब ये मुसलमान लड़कियां पूछ सकती हैं ये मामला अलग कैसे है? और आप जानते हैं कि सिर्फ लड़के पगड़ी नहीं पहनते हैं, लड़कियां भी पगड़ी पहन सकती हैं। तो फिर वो मामला इससे अलग कैसे है? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हिंदुस्तान के रिवाज में है, लेकिन आपका मामला कुछ अलग है। वो कैसे अलग? वो भी हिंदुस्तानी है, उनके पुरखे इसी जमीन में दफन है, उनका मामला कैसे अलग है? यह सवाल सिर्फ यहां नहीं उठा। वकीलों ने कहा कि मिलॉर्ड, सवाल अफ्रीका के स्कूल में भी उठा और सवाल इंग्लैंड के स्कूल में भी उठा, और सवाल इंग्लैंड के स्कूल में उठा एक भारतीय लड़की को लेकर, क्योंकि वो नाक पर एक बुंदा पहन के स्कूल आना चाहती, और स्कूल ने कहा यूनिफॉर्म का वायलेशन है, आप बुंदा पहन के नहीं आ सकते। जजेस ने कहा बिल्कुल आ सकती है, आप स्कूल में अपने डिफरेंस के साथ आ सकती हैं, और इससे और कब आ सकती हैं? यह सवाल हिंदुस्तान की अदालत में भी उठा, उसके पहले इसकी बहस भी हुई, यूरोप की अदालत में भी उठा, अफ्रीका की अदालत में भी उठा। सवाल क्या था? अगर मैं
यहां जो 99 लोग हैं उससे बिल्कुल अलग दिख रहा हूं, तो क्या इससे 99 लोगों का कोई अधिकार मारा जा रहा है? यानी यहां अगर एक हिजाब पहने हुए लड़की बैठी हो तो इससे जो हिजाब नहीं पहनते हैं उनके किस अधिकार का हनन हो रहा है? किसी अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, फिर आप उससे वह अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? यह प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। फिर यह सवाल किया गया कि ठीक है, फिर स्कूल में सरस्वती पूजा क्यों होती है? इसका जवाब कर्नाटक के मंत्रियों ने दिया। फिर आप तुलना करने लगे। आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि सरस्वती पूजा तो हमारा कल्चर है। आप कल्चर को रिलीजन से जोड़ नहीं सकते। सरस्वती पूजा क्या सिर्फ कल्चर है या वो रिलीजन भी है? वो पहले रिलीजन, लेकिन आप उनको सरस्वती पूजा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप ये जानते होंगे कि यह सवाल सर्वोच्च न्यायालय के पास गया जब केरल में ईसाइयों के एक सेक्ट के बच्चों ने जन गण मन में उस तरह शामिल होने से इनकार किया जैसे बाकी लोग शामिल थे, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये पूरा अधिकार है, उनका धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन कर्नाटक के मंत्रियों ने क्या कहा? और वो सेक्युलर स्पेस में उसकी इजाजत नहीं है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये प्रश्न सिर्फ हिंदुस्तान के सामने नहीं उठते हैं। जैसा मैंने कहा कि अफ्रीका की अदालत में उठे और वो सारे सवाल उठे भारतीय सिख और हिंदू लड़कियों और लड़कों को लेकर। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अब तो कुछ जगह सेनाओं में भी पगड़ी पहनने की इजाजत है, दूसरे मुल्कों में। हमारे यहां दाढ़ी पर भी आफत है। तो एक दुनिया है जो अपने आप को फैला रही है, जो दूसरों को समझने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि हमारी आंखें इसकी आदी न हों। हम जिस तरह पले बड़े हैं, अगर हम किसी को देख रहे हैं तो हमें वो अटपटा लगे। ये बिल्कुल मुमकिन है कि हमें अटपटा लगे, लेकिन फिर मुझे अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा। और हमें सिर्फ अपनी आंखों को ट्रेन नहीं करना पड़ता, हमें अपने कानों को ट्रेन करना पड़ता है, हमें अपनी जीभ को ट्रेन करना पड़ता है। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई जो नागालैंड के कुछ लोगों ने बनाई, और वो फिल्म दिल्ली में नागा लोगों के एक्सपीरियंस को लेकर। उस फिल्म का नाम शायद फोने या कुछ और वो एक नागा डिश पर थी, आपको पता होगा। और उस नागा डिश को, जो कि एक डेलिकेसी है ना, और किसी भी नागा ओकेजन पर, खास मौके पर उस डिश का बनना बहुत जरूरी है। उस डिश को बनाना दिल्ली में कितनी बड़ी जंग थी, जो उस फिल्म में पता चला। क्योंकि जिस डिश को डेलिकेसी मानते हैं नागा, वह डिश अगर बनने लगे तो आसपास के पड़ोसियों में हंगामा हो जाता है। ये कैसी बू आ रही है, ये कैसी गंध आ रही है। तो आप उस फिल्म को देखेंगे, और उस फिल्म को हर स्कूल को देखना चाहिए कि कैसे उस डिश को बनाना एक गुरिल्ला एक्ट हो गया। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह भाग रहे हैं, आप एक एबंडेंट वेयरहाउस में जा रहे हैं और वहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप छत पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं और। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के लोगों की नाक ट्रेंड नहीं है। जैसे मैं जब मणिपुर गया और मणिपुर के बाजार में गया या नागालैंड के बाजार में, तो मुझे छोटे छोटे दोने दिखलाई पड़े, जिन दोनों में रंग चल रहे थे, बहुत तरह के रंग चल रहे थे। और मैं जब करीब गया तो मैंने देखा कि उन्हें हम कीड़ा कहेंगे, जो कि डेलिकेसी थे। अब मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, लेकिन यह एक डेलिकेसी है। तो आपको अपनी जीभ को ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी आंख को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने कानों को ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि आप उस हम का हिस्सा हो सकें जो हम इतना वैलिडेटेड हम है।
ये बिल्कुल अलग अलग लोगों का हम है मिलकर, और उसमें साथ रहने का तरीका आपको विकसित करना पड़ेगा। और वह तरीका सिर्फ डेमोक्रेसी देती है, वह तरीका सिर्फ डेमोक्रेसी देती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जिस चीज पर प्रमाइज्ड है, जो उसकी बुनियादी चीज है, वह है इंडिविजुअल, व्यक्ति। और व्यक्ति अपने तरीके से जी सकती है या जी सकता है, इसको इंश्योर करना अपनी सारी आजादियों के साथ और अपने सारे अधिकार के साथ, इसको इंश्योर करना ये स्टेट का काम है। स्टेट का काम उसको काबू करना नहीं है, उसको नियंत्रित करना नहीं है, उसका काम हर इंडिविजुअल को उसकी इंडिविजुअलिटी मिल सके, इसको एश्योर करना। और इसीलिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि डेमोक्रेसीज हमेशा इस सवाल से जूझती रहती है कि इस हम को हम कैसे डिलिमिट करेंगे, इस यहां को हम कैसे डिलिमिट करेंगे, और उसमें साथ रहने के तरीके को हम कैसे डिलिमिट करेंगे। क्या यह हम तय कर दें कि एक सिख सिर्फ सिख के साथ रह सकता है जिंदगी भर, या रह सकती है? एक मर्द सिर्फ औरत से शादी कर सकता है? एक औरत सिर्फ एक हिंदू औरत सिर्फ हिंदू मर्द के साथ ही रिश्ता बना सकती है? क्या ये सब कुछ तय कर दिया जाए और इससे कानून बना दिए जाए? हिंदुस्तान में कानून बन रहे हैं, आपको मालूम होगा, हिंदुस्तान में कई राज्यों में ऐसे कानून बन गए हैं जिसमें हिंदू लड़कियां अगर दूसरे मजहब के लड़कों से शादी करती हैं तो उनका कुछ हो ना हो, वह लड़का जरूर जेल चला जाएगा। ये कानून कई राज्यों में बन चुके हैं। तो फिर ये क्या है? ये उस लड़की के हक को खत्म करना है। वो लड़की जो अपनी मर्जी से रिश्ता बनाना चाहती है। इसके इतने सारे उदाहरण आप में से मुझे कुछ पेरेंट्स कहेंगे कि यह आपने क्या बात शुरू कर दी भाई, हमारे बच्चों को आप हटा रहे हैं। लेकिन जब हम आपकी उम्र के थे और थोड़े बड़े थे, और स्कूल और कॉलेज की एक और खास बात होती है जिसका जिक्र मना होता है स्कूल में, लेकिन हर किसी को पता होता है, वह है मोहब्बत। मैं जिस यूनिवर्सिटी को बना रहा था वर्धा में, उस यूनिवर्सिटी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ने मुझे एक दिन फोन किया, मैं दिल्ली में था, सर आप फौरन आइए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोले एक लड़का और एक लड़की वर्धा से नागपुर चले गए। मैंने कहा कि इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, चले गए। तो मैं वर्धा पहुंचा क्योंकि क्राइसिस थी। तो उन्होंने बताया कि अब देखिए ये लड़के लड़कियां साथ साथ घूमने लगे हैं। तो मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी जड़ जमा रही है, अब आप फिक्र मत कीजिए, अब ये यूनिवर्सिटी जम जाएगी। जब लोग एक साथ घूमने लगे हैं और वर्धा से नागपुर जाने लगे हैं, इसका मतलब हमारे स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह चिंता तो शुरू से समाजों में रही है। यानी हम जब आपकी उम्र से कुछ आगे निकले और हमारे कुछ दोस्तों ने इस तरह की शादियां करने का फैसला किया, अब तो हम यह कहते हैं कि हम ये भी आपसे नहीं पूछते कि आप शादी करेंगे कि नहीं, हम ये पूछते हैं आप साथ रहेंगे कि नहीं। तो हमने खुद सीखा है। बहुत सारे सवाल हम पहले करते थे जो सवाल अब हम नहीं करते हैं। जैसे पहले हम किसी एक खास उम्र के लड़के या लड़की से मिलते थे तो कहते थे अच्छा शादी कब करोगे? तो मेरे भांजे ने ही, मेरी बेटी ने ही और मेरे भतीजे ने ही कहा कि कितने बदतमीज हो तुम लोग कि मिलते हो तो तुम ये सवाल करते हो लड़के लड़कियों, शादी कब करोगे? इज दिस द एम ऑफ आवर लाइफ? या यहां जो थोड़ी सी बड़ी उम्र की औरतें हैं और हम भी, उनको ये पता है कि जो भी शादी की हुई औरत है उससे 2 साल बाद ये सवाल होता था बच्चा हुआ या नहीं हुआ। ये सवाल आम सवाल था, किसी को ये नहीं पता था। हमारी पीढ़ी तक आते आते पता चला ये बदतमीजी है। ये सवाल आपको कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप अब जब मैरिड कपल से मिलते हैं या कपल से मिलते हैं तो आप ये नहीं पूछते हैं
आपके कितने बच्चे हैं? इससे बड़ा बदतमीजी से भरा हुआ सवाल कोई नहीं है। क्योंकि इसके पीछे एक धारणा थी, वो ये कि औरत पूरी कब होती है? जब वो मां होती है। औरतों ने कहा कि जी नहीं, हमारी जिंदगी का मकसद मां होना नहीं है। और हमें ये ना बताइए कि करुणा, माया, ममता ये सब हमारे गुण हैं। मेहरबानी करके आप अगर मर्द हैं तो ये गुण आप भी कुछ ले लीजिए और हमारे ऊपर ये बोझा न डालिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह सवाल कि कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके साथ नहीं रहेगा, यह सवाल कौन तय करेगा? क्या यह राज्य तय करेगा? क्या यह कानून से तय होगा? क्या यह समुदाय तय करेंगे? क्योंकि आपको इसका पता है कि इस हिंदुस्तान में एक खास मैरिज एक्ट है जिसको स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं। उस स्पेशल मैरिज एक्ट में आप किसी भी समुदाय के हों आप एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। ठीक, अभी हमारे पास वो वहां तक हम इवॉल्व करके नहीं पहुंचे जहां साथ रहने को एक कानूनी मान्यता ठीक से दी जाए, हालांकि उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपको ये पता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के बाद भी लड़कियों और लड़कों की हत्या हो जाती है। यह चीज पंजाब में भी होती है, तमिलनाडु में भी होती है, यह चीज बंगाल में भी होती है, बिहार में भी होती है, हर जगह होती है। तो फिर तय कौन करेगा? और इसीलिए जहां से मैंने बात शुरू की थी वहां मैं फिर पहुंच रहा हूं। सबसे अच्छा तरीका डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? डेमोक्रेसी उसको कहते हैं जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर इस शब्द को अंग्रेजी में देख लें तो कॉन्स्टिट्यूशन है, वी कॉन्स्टिट्यूट आवरसेल्व्स। उर्दू इसका बहुत दिलचस्प है। दस्तूर, जीने का दस्तूर क्या होगा? यह है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान, जिसको विधान कहते हैं, आप अपने जीने का विधान क्या रखेंगे, तौर तरीका क्या बनाएंगे? यह तौर तरीका हम अपने संविधान में लिखते हैं। और इस संविधान में इसलिए ये सारे हक किसको दिए गए? ये सारे हक इंडिविजुअल्स को दिए गए। वो तय करेंगे अपने बारे में, और वो जो तय करेंगे अपने बारे में वो किसी दूसरे के अधिकार से बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बिंदी लगाऊं, मैं दुकान पहनूं, मैं कड़ा पहनूं, या मैं पगड़ी पहनूं, या मैं हिजाब पहनूं, इससे आपके किसी अधिकार को बाधा नहीं पहुंचती। तो फिर आप मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। मैं अगर जनगण मन नहीं गा रहा हूं तो मैं आपको जनगण मन गाने से रोक नहीं रहा। मैं अगर भारत का अभिवादन वंदे मातरम करके नहीं करता तो आप जब वंदे मातरम कहते हैं तो मैं आपका गला नहीं पकड़ लेता। फिर आप मेरी जीभ निकालकर और मेरे गले में उंगली डालकर मुझसे वंदे मातरम मत निकलवाइए। ये बहुत सीधा सा मामला है। लेकिन जो बातें बहुत सीधी होती हैं वो इतनी सीधी नहीं होती है और उनको बहुत पेचीदा बनाया जाता है। इस हम को छोटा किया जाता है। जो तादाद में ज्यादा हैं वे दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं और वे बतलाने की कोशिश करते हैं कि तौर तरीका वह चलेगा जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन दूसरे वैसा मानने से इनकार करते हैं। और यह इंसान की सबसे बड़ी फितरत है। इसलिए अफगानिस्तान की औरतें सारा खतरा उठाकर भी अभी बाहर निकल रही। ईरान की औरतों का संघर्ष सफल होगा कि नहीं सफल होगा वे नहीं जानती, लेकिन वे सड़क पर बाहर हैं, अपने हिजाब को फेंकते हुए, चलाते हुए, अपने बाल काटते हुए, नेल पॉलिश लगाकर, लिपस्टिक लगाकर। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये फैशन है, लेकिन ये फैशन, अगर ये फैशन है तो मैं इस तरह से रहना चाहती हूं। और आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि मैं कैसे रहूं? इसके लिए, इस आजादी के लिए इंसान हर किस्म का जोखिम उठाता है, हर किस्म का, अपनी जान की कीमत देने तक वो चला जाता है।
इसलिए इस आजादी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता और यह जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की बुनियाद है। ये बातचीत बहुत लंबी हो सकती है। मैंने आने के पहले कहा था कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स, हालांकि उनकी अथॉरिटी बहुत कम होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी के टीचर्स एक बहुत आरामदेह हालत में होते हैं, क्योंकि वे अंडर ग्रेड या अंडर ग्रेड के बाद मेरे जैसे लोग जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी मालूम हो जाता है कि अच्छा, इस अध्यापक को ये बात नहीं मालूम है, ये बेवकूफ है, तो जाने दो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में, इस बात की छूट है कि अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। तो एक बेवकूफ अध्यापक जब बोलता रहता है तो वे कॉफी पीते रहते हैं बाहर। इसकी छूट है उनको, आप लोगों को छूट नहीं है। तो पता है, जब आप बंक करते हैं क्लास, तो मुझे पता है क्या होता है क्लास बंक करने का मतलब। और मैंने जब अपनी बेटी को पिछले हफ्ते कहा कि मैं कैंपस पहुंचा और एक भी स्टूडेंट नहीं था, वो बहुत खुश हुई। उसने कहा, अच्छा तुम्हारा मास बंक हुआ। तो लेकिन यूनिवर्सिटी के टीचर्स जब बात करते हैं तो उनको मालूम है कि उनकी बात बहुत शांति से सुनी जाएगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको बताया इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन यह बात 9th, 10th, 11th के स्टूडेंट्स के साथ उतनी आसान नहीं है। बहुत सारी इस तरह की मीटिंगों से लौटकर मेरी बेटी ने कहा है कि वो निहायत ही अहमक आदमी था जिसको स्कूल में बुला लिया और हमें इतनी देर तक बोर करवाया, और हम तो पीछे ये खेल खेल रहे थे, उसको पता नहीं था उस बुढ़े को। तो मैं बहुत डर गया। मैंने कहा, इस तरह आप लोग पेश आते हैं। तो लेकिन एक बार फिर इस बातचीत को जारी रखने के लिए, इस सिलसिले को और इसमें शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। Questions. I'm sorry, we only have 10 minutes. So who's going to get priority? ये बहुत समस्या हो गई है हमारे लिए। So have I exceeded my? No. Just one question. Yes, One please. question. Like a small I one. have always been favoring you all day Just one yesterday. question. Can we start at the back and then the teacher? जो हिंदी में बोलेगा वो क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, please. Anyways, that's what just आप आप जिस एकदम one- पीछे से शुरू करें, स्टूडेंट फिर मैम को दे दीजिए। come run. There have been a lot of questions. Everybody wants to. Yeah. Questions is what make democracy. Yes. Sir, in which university do you teach? Pardon? University do you teach? So didn't you? I where were you asked. from? Sir, no, I was I being confused. didn't got the I teach at Delhi University. Okay. Thank you, sir. Oh, इसलिए आप ऐसे हैं। That's not the question. After that, you will get. Okay. गुड आफ्टरनून सर। सर एक सवाल है। कुछ 1-2 साल पहले कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे बैच में। मैं 11th 12th ह्यूमैनिटीज पढ़ाती हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल पुणे में। अब बोर्ड पे सबसे ऊपर लिखते थे भारत माता की जय, और हाइट छोटी थी मालूम है उनको, तो उनको पता था कि मैम को बोर्ड के काफी ऊंचा अगर लिख देंगे तो मैम नहीं मिटा पाएंगी, तो रोज क्लास में आते ही वो लिख देते थे। और अगर मैं मिटाने की कोशिश भी करती थी तो बोलते थे क्यों, आप पेट्रियोटिक नहीं है क्या? तो मैंने बोला कि आई डोंट वेयर माई पेट्रियोटिज्म ऑन माई स्लीव्स, आई डोंट नीड टू से दैट। फिर थोड़े दिन BKJ लिखने लगे, तो इग्नोर करना ही सबसे ज्यादा थोड़े दिन के बाद टीचर को ये समझ आ जाता है कि बहस का कोई फायदा नहीं है, वो हम अपने तरफ देंगे और हो। बट आपके पास कोई इसका सोल्यूशन था? हाउ वुड आई हैव डेल्ट विद दिस प्रॉब्लम? और
मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर 2 रीजंस. स्टूडेंट्स, ये मानना कि स्टूडेंट्स विल ऑलवेज बी राइट बिकॉज दे आर यंगर एंड दे हैव राइट्स इज रॉन्ग. Students can be wrong and they must be told that they are wrong, because there are principles involved. जैसे यह सवाल किया जा सकता है, और मैं जानता हूं कि इट्स नॉट इजी, यह सवाल किया जा सकता है कि भारत माता की जय जब आप लिख रहे हैं तो क्या पूरे क्लास की ओर से लिख रहे हैं? वी कैन इनिशिएट अ डिस्कशन कि आप क्या पूरे क्लास की ओर से लिख रहे हैं. What is this chant? What is the history of this chant? Who is Bharat Mata? What is the image of Bharat Mata? Who was the first artist who drew the image of Bharat Mata? And there are different Bharat Matas, so let's talk about those Bharat Matas. And do you remember any poem of Bharat Mata? So let's start with that poem. And do we have different poems in different languages? Because it's Pune. भारत माता की जय, यह एक हिंदी का नारा है. तो आप एक मराठी भाषी राज्य में जब लगाते हैं तो आप इस नारे को कैसे लगाएंगे? और फिर इमेज वर्शिप, यानी बहस बहुत लंबी जा सकती है, बशर्ते कि आपका करिकुलम इसकी इजाजत दे और आपके पास इतने पीरियड्स हों. लेकिन इस तरफ छात्रों को ले जाया जा सकता है कि वो इन सवालों पर विचार करें. मिटाना एक चीज हो सकती है और यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट, लेकिन उनसे यह भी कहा जा सकता है, एंड अगेन इट्स वेरी चैलेंजिंग थिंग. और मुझे पता है कि मैं आपकी स्थिति में होता तो तुरंत ये करता कि नहीं, क्योंकि हमेशा बेहतर जवाब तब सोचते हैं जब वो घड़ी गुजर जाती है. तो ये भी कहा जा सकता था कि आपने ऐसा इसलिए किया कि मेरा कद छोटा है और आप एक तरह से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, एंड आई टेक दैट. और अब अगर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो इज इट ओके? आस्क दिस क्वेश्चन. ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ये उम्र बहुत ट्रिकी है, जिसमें नौजवान बहुत सिनिकल होते हैं. और एक जो हमारे अंदर फितरत होती है, वो फितरत होती है कि जो भी अथॉरिटी की पोजीशन में है, मैं उसको कैसे अनसीट कर दूं, वहां से अनसेटल कर दूं. वो एक डेमोक्रेटिक डिजायर है जो परवर्स तरीके से निकलती है ऐसे. और स्कूल टीचर्स ज्यादा गुजरते हैं ऐसी सिचुएशन से यूनिवर्सिटी टीचर्स के मुकाबले. लेकिन इस तरह की बहस की जा सकती है. इज देयर एनी अदर सैल्यूटेशन देन भारत माता की जय? व्हाट इज दैट? व्हाई नॉट जय हिंद, भारत माता की जय की जगह? और एंड व्हाई माता? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट माता? भारत बहन क्यों नहीं, या भारत भाई क्यों नहीं? भाइयों को इतना छोटा कर क्यों देखते हो? भारत पिता क्यों नहीं? तो वी कैन इनिशिएट डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशन, बट अगेन आई से that it all depends on the context and situation, and it depends on the individual who is facing that situation. But this is how I think about it. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So you got your opportunity. Yes, sir. I'm glad to see you again after Sivan. Yeah. So, do you think that democracy is really the true essence of the society? And if not, how do we inculcate in our everyday life? Because, like, as school students, we hardly see democracy in schools. So, how do you recommend that? That's why I said that it's a struggle. It's a struggle. ये एक जद्दोजहद है. आप फाइनली कभी डेमोक्रेटिक नहीं होते. ये नहीं कह सकते हैं कि देयर इज अ फाइनल पॉइंट एंड नाउ यू हैव रीच्ड दैट एंड यू आर डेमोक्रेट इन ऑल सेंसेस ऑफ द टर्म. क्योंकि जैसा मैंने कहा कि
वक्त के साथ साथ इसकी समझ बदलती जाती है। तो डेमोक्रेसी में जो डेमोस है, यानी जो लोग हैं, उन लोगों की समझ जब बदलेगी तब डेमोक्रेसी की भी समझ बदल जाएगी। और जैसे एक वक्त मोहनदास करमचंद गांधी जब अफ्रीका गए और अफ्रीका जाकर उन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए संघर्ष करना शुरू किया, तो ही कंसिडर्ड अफ्रीकन्स एज इंफीरियर टू इंडियंस। He did consider that was a phase in his life, और वो उससे उभरे और उन्होंने खुद को ठीक किया। जैसे एक समय तक गांधी वर्ण व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को ठीक मानते थे। It took him quite some time, यानी गांधी पैदा होते हैं 1869 में। 1869 से लेकर 1930 के बाद तक गांधी यकीन करते हैं कि ये ठीक है, जबकि उनसे जब वो पैदा हुए लगभग उसी वक्त, उसी के आसपास महात्मा फुले बतला रहे थे कि ये क्या है, बाकी सारे लोग ये बतला रहे थे कि ये क्या है। उस बीच में पेरियार तमिलनाडु में आंदोलन चला रहे थे, उस बीच में अंबेडकर आंदोलन चला रहे थे, सावित्रीबाई फुले स्कूल चला रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि गांधी के सामने एक्सपीरियंसेस नहीं थे, लेकिन गांधी को काफी वक्त लगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोगों की इंडिविजुअल जर्नी भी है, कलेक्टिव जर्नी भी है, और लोगों को अपनी इनएडिक्वेसी मान के चलना चाहिए। ये नहीं कि मैंने यहां इस वक्त डेमोक्रेसी को ऐसे डिफाइन कर दिया, दैट इज फाइनल एंड इट विल अप्लाई फॉर ऑल टाइम्स। One more. Okay, one. तय करता है या कोई ऐसा होगा जो उस हम के दायरे को तय कर सकेगा? नहीं, ऐसा लोग दावा करते हैं, और इसलिए हम का दायरा हमेशा तय होता है उससे जो ताकतवर है एक वक्त। और ताकतवर है, जब हम डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम कहते हैं पॉलिटिकली जो ताकतवर है वह तय करता है कि हम क्या है। ठीक, तो एक समय आपको ये पता है, आज से 100 साल पहले ये हम प्राय पुरुष हम थे, लेकिन उस हमको फिर चैलेंज मिलता है। वो चैलेंज औरतें देती हैं, तो पुरुषों को खुद को रिवाइज करना पड़ता है। एक लंबे वक्त तक यह हम हिंदुस्तान का हम, यह हम ऊंची जातियों का हम था। फिर दलितों ने खड़े होकर चैलेंज करना शुरू किया, देन दे हैड टू रिवाइज। तो हमेशा एक चैलेंज आता है जिसमें आपको यह कहा जाता है योर हम इज इनकम्प्लीट एंड दिस हम हैज टू एक्सपैंड। एंड इट्स नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ यू इंक्लूडिंग मी, आपको मेरे साथ रहने की आदत का तरीका सीखना होगा। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम मेरे साथ, ठीक है मैंने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज में हमेशा ध्यान रखिए, री और कॉग्नाइज में बीच में आप हाइफन दीजिए। तो जो कॉग्निजेंस है, यानी हमारा कॉग्निशन है, हम किसी चीज को देखते हैं, परसीव करते हैं, तो कितने सेंसेस हमारे उसमें ऑपरेट होते हैं। तो इट्स ऑलवेज दैट चैलेंज दैट कम्स फ्रॉम दोज who feel excluded or who feel this hum inadequate. So that's how Ambedkar challenged Gandhi. And now you cannot think of Indian democracy without Dalits. It's impossible. Similarly, women, but women are still challenging. They say that reserve 33% seats in parliament and legislatures for us because you are legislating for us. Parliament is full of men. Women say, we need to be there.
Otherwise, the we of Parliament is not a complete we. Shall we take one or two more? वो पीछे थी जिन्होंने So, wearing of religious symbols should be permitted in school or not? Pardon? So, wearing of religious symbols should be permitted in school or not? Wearing of religious symbols should be permitted in school. It's a question different countries deal with differently. For example, France कहता है कि हम secular हैं, we don't allow religious symbols in public places, in schools especially. But Indian way of life, or Indian constitutional way of life has been very relaxed. आप अपने religious symbols you can demonstrate और उससे कोई परेशानी नहीं होती. तो और ये तरीका ज्यादा अच्छा है क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा टेंस नहीं हो जाते हैं कोई सिंबल देखकर, इसका मतलब आपका टॉलरेंस ज्यादा है. आप जब टेंस हो जाते हैं किसी, और ये बात बहुत अजीब है, थोड़ा हमें इस पर सोचना चाहिए. वाई शुड वी गेट टेंस अगर किसी ने अपना रिलीजियस सिंबल पहना, किसी ने क्रॉस पहना है, किसी ने सिंदूर लगाया हुआ है. सिंदूर पर फेमिनिस्ट बहस कर सकते हैं, अलाउड. लेकिन अगर किसी ने टीका लगाया है, बिंदी लगाई है, why should one who doesn't wear बिंदी get agitated? और कोई हिजाब पहन के आ रहा, पूरा क्लास क्यों सैफरन पगड़ी पहनने लगे कंपटीशन में? आखिर हिंदुओं में सैफरन पगड़ी पहनने का रिवाज नहीं है. हमने कभी घरों में नहीं देखा कि हमने नहीं पहनी, लड़कियों ने नहीं पहनी. लेकिन कर्नाटक में जब ये 3 लड़कियां आने लगी तो हमने देखा ट्रक पर सैफरन पगड़ी भर भर के विभाग के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा. तुम भी पहनो कॉम्पिटिशन. तो हिंदुस्तान में कम से कम 6-7 साल पहले तक we never had any problem. I can testify that many of us who are present here, we didn't have any problem with religious symbols of those who didn't belong to our religion. We never had that problem. We never raised question, अजान क्यों हो रही है? These are very recent questions. Yeah, please. Sir. Yeah. सर गुड आफ्टरनून सर. सर मेरा मैं एक रूरल एरिया की टीचर हूँ, तो वहाँ पे वैल्यू सिस्टम जो पेरेंट्स कहते हैं कि हम नहीं समझा पा रहे, आप समझा दीजिए हमारे बच्चे को, चाहे लेट इट बी अ हेयर कट ओनली, एंड वो जो बच्चों के साथ आपस में बॉयज गर्ल्स का इशू रहता है वो वाला, वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे रूरल एरिया में ज्यादा है. तो यहाँ पे हम हमारा कोड ऑफ कंडक्ट मतलब स्कूल के कंडक्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट है. तो वहां पे जब ये इश्यूज आते हैं तो डेमोक्रेसी में, जैसे मेरे भी स्टूडेंट होंगे तो वो पक्का सोच रहे होंगे कि अब श्रुति मैम अब स्कूल में जाके वही डेमोक्रेसी है या हम हेयर कट्स पे एनर्जी लगाएं या कैसे उठे बैठे उस पे रहें. आप समझ रहे होंगे. तो यहाँ पे हमारा हम का दायरा हमारी आंखों को ट्रेन करना ही काफी होगा कि हम टीचर उसको एक्सेप्ट कर लें कि हमारी एनर्जी उनको वैल्यू सिस्टम वैसे समझाने में कोशिश करें कि उसको एक्सेप्ट करके चलें कि नहीं कोई बात नहीं, आप हेयर कट्स को या वैल्यू सिस्टम को मतलब कर सकते हैं इसको. तो ट्रेनिंग अपने ब्रेन को दें कि बच्चों को वो करें. तो पहले तो खुद अपने ही ब्रेन को देनी चाहिए बच्चों को देने की जगह. दूसरी की देखिए, कम्युनिटी स्कूल एक बहुत प्रिटेरियस जगह है. बैठ जाइए प्लीज. स्कूल इसलिए प्रिकेरियस है कि स्कूल पर ओनरशिप कम्युनिटी ज्यादा मानती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जगह. स्कूल में वो ज्यादा जाके इंटरफेयर करती है. स्कूल के मास्टर से वो सीधे सवाल कर सकती है. हमसे सवाल करने कोई पेरेंट आने की हिम्मत भी नहीं करता है. आर्ट्स फैकल्टी घुसने के पहले उसको सोचना पड़ेगा, आने के पहले सोचना पड़ेगा. हम शायद आंख उठा के ऐसे देख लें और वो डर जाए पेरेंट. लेकिन स्कूल एक बहुत अजीबोगरीब जगह है जिसमें कम्युनिटी मानती है कि वो कुछ कर सकती है. फिर आपने कानून भी ऐसे बना दिए हैं जिसमें
ऐसी कमिटीज हैं जो कम्युनिटी की कमेटी हैं जो स्कूल को मॉनिटर करती हैं। अब स्कूल क्या है इस बात को पूरी तरह से समझे बिना कम्युनिटीज के पास ये हक है कि वो उनको मॉनिटर कर सके। स्कूल टीचर का क्या रोल है इसको जाने बिना स्कूल टीचर को ये बताया जा सकता है कि तुम ये करो। तो आप एक हो सकता है प्राइवेट स्कूल में हो, लेकिन आप एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर के बारे में सोचिए जिसको मिड डे मील देना है, जिसको उसका गेहूं का बोरा ब्लॉक ऑफिस से लाना है, जिसको कम्युनिटी देख रही है कि वो गेहूं का बोरा जो लाया उसमें 100 किलो था तो 100 किलो बटाया नहीं बटा। कम्युनिटी अपने सामने तौलवाती भी है। तो इमेजिन द प्लाइट ऑफ दैट टीचर। मैं सिर्फ एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। जैसे स्टूडेंट को पता होता है कि उनकी कम्युनिटी की लिमिटेशन क्या है और स्टूडेंट बार्गेनिंग करती है, ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ ये है कि अच्छा मैं अगर ये कर लेती हूं तो तुम मुझे स्कूल जाने दोगे, मेरे लिए स्कूल जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपने पेरेंट की वो बात मान लूंगी जिस बात को मैं जानती हूं कि 5 साल गुजर जाने दो, फिर मैं बताती हूं। लेकिन ये ट्रेड ऑफ है जो वो करती है, एक बार्गेन है, और हमेशा हम लोग बार्गेन करते हैं क्योंकि ये एक तरह की ताकत का बैलेंस है। पावर किसके पास है? स्टूडेंट को पता है उसके पास पावर नहीं है, वो अभी उस सिचुएशन में नहीं है, तो वो बार्गेन करेगा, वो अपने ऊपर कुछ काबू करेगा और वो सोसाइटी के नॉर्म्स को वहां तक फॉलो करेगा जिससे वह उस चीज को अचीव कर सके जो उसके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। और इसलिए भी हिजाब वाली बहस में ये बात आई थी कि भाई आप ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है ऐसी लड़कियां हों जो सचमुच नहीं पहनना चाहती, हो सकता है, बट दे आर मेकिंग ए ट्रेड ऑफ, डूइंग ए ट्रेड ऑफ। वी कैन कम टू स्कूल अगर हम ये करते हैं, और ये सिर्फ हिजाब तक नहीं, बहुत दूसरी चीजों तक है। तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं और वे बार्गेन करते हैं, लेकिन फिर नौजवानी एक ऐसी उम्र है जो हमेशा समझदार नहीं होती है, समझदार नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में नहीं, और इसलिए वो रिवोल्ट करती है तो उसकी कीमत देती है, क्योंकि उसकी कीमत लेते हैं एडल्ट्स। They have a right to punish, they have a right to kill, they have a right to stop, and that is what they do. And they are very cruel to their children, especially मैं नहीं कहूँगा, in rural and urban everywhere, in all areas. So it's a difficult question. So you have to deal with it. Again, there is no one answer जो दिया जा सकता है. You have to be very sympathetic to your students. उनको ये पता होना चाहिए you are with them. उनको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिटी की लिमिटेशंस क्या है. मुझे पता नहीं उसका डिस्कशन का कितना स्कोप है, लेकिन अगर उनको ये पता हो कि टीचर इज विद देम तो स्कूल से बेहतर जगह कुछ नहीं.